2 महीने बाद लोकसभा चुनाव हैं और इससे पहले ईडी लगा जैसे कि हम पिछले कई सालों से देखते आए हैं जहां पर विधानसभा का चुनाव होता है तो ईडी कुछ महीने पहले सक्रिय हो जाती है। तो लोकसभा चुनाव से पहले ईडी किस तरह सक्रिय हुई, हरियाणा में किस तरह सक्रिय हुई, बिहार में तो सरकार ही गिर गई। इंडिया गठबंधन के जो सूत्रधार थे नीतीश कुमार वो एक बार फिर बीजेपी के साथ जा चुके हैं और दूसरे दिन लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई लगभग 10 घंटे। इसके बाद तेजस्वी यादव से पूछताछ हुई 8-9 घंटे के आसपास। और इसी बीच झारखंड में बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में हेमंत सोरेन ने आज अपना इस्तीफा दे दिया है। ईडी उनको हाउस अरेस्ट करेगी, उनको गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तार मतलब उनको शायद ऐसा बताया जा रहा है। पहले खबर आई कि उनको गिरफ्तार किया गया है, फिर खबर आ रही है कि उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। फिर अभी जो लेटेस्ट वहां से खबर आ रही है कि ईडी उनसे दोबारा पूछताछ करेगी। और ये पूछताछ दोबारा क्यों करेगी, ये अपने आप में ये एक सवाल है, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो राजभवन गए थे, वहां पर उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद ये जो गिरफ्तारी है, उनको पहले से ही पता था कि ईडी उनसे पूछताछ करेगी तो गिरफ्तार करेगी। और इसी बीच में उन्होंने जो उनके विधायक हैं, जो इंडिया गठबंधन के विधायक हैं, मतलब जो राजद है और कांग्रेस है, तीनों दल के सारे विधायकों को बुलाया गया था। उनसे एक पेपर पर सिग्नेचर करवाया गया था कि इसके बाद जो है या तो उनकी पत्नी जो कल्पना सोरेन है वो मुख्यमंत्री बनेंगी और या एक चंपई सोरेन है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उस दौरान मतलब जब वो राज्य बिहार से अलग होने जा रहा था और जो उसके लिए अलग राज्य के लिए जो पूरा एक आंदोलन शिबू सोरेन ने चलाया था, उनके सहयोगी रहे हैं। और 5 में पहली बार विधायक चुने गए थे। इसके बाद झारखंड के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। अभी कैबिनेट मंत्री हैं वो। उनके वे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उनके समर्थन में सारे विधायकों ने, सारा जो इंडिया गठबंधन के सारे विधायकों ने उनको अपना समर्थन दिया है। और इस बीच में ये भी खबर आई आई कि वे लोग राज्यपाल से मिलने गए थे, वहाँ परेड करना चाह रहे थे कि आज ही शपथ दिला दी जाए। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो कह रहे हैं कि शायद कल शपथ दिलाएँगे। इन सब सारी घटनाओं के पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। और अभी हाल ही में जो चंडीगढ़ में हुआ जिस तरीके से उस पर भी बात करेंगे। किस तरह एजेंसियां जो हैं किस तरह चुनाव जीतने के लिए और चुनाव जीतने के लिए और विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनको परेशान करने के लिए, खासतौर पर हिंदी बेल्ट का पूरा ये जो इधर सब पूरा है ये हिंदी बेल्ट, खासतौर पर उत्तर भारत में की जो पूरी सियासत में किस तरह से ईडी ने जबरदस्त तरीके से दखल दिया है, इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ विनय पांडे जी जुड़ रहे हैं जो छत्तीसगढ़ से हैं और वहाँ की सियासत और देश की सियासत, हिंदी बेल्ट की सियासत में बहुत अच्छी नजर बनाए रखते हैं। सर, विनय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो गिरफ्तारी हुई है इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये गिरफ्तारी डिक्लेयर कर दिया है। अभी अभी खबर है कि ईडी ने गिरफ्तार करना डिक्लेयर कर दिया है हेमंत सोरेन का। वो उनको गिरफ्तार करेगी। राजभवन से उनको सीएम हाउस तरफ ले जाया जा रहा है। हेमंत सोरेन वहां से निकल गए हैं और राजभवन की तरफ ले जा रहे हैं। देखिए, अब तक ये माना जा रहा था कि अगर कोई मुख्यमंत्री के पद पर है तो उसकी गिरफ्तारी थोड़ा सा संवैधानिक तरीके से संवैधानिक लेखना हो सकता है। और उसकी गिरफ्तारी इतनी जल्दी संभव नहीं है। लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया जाएगा। और कई मुख्यमंत्री इस तरह से टारगेट में आ सकते हैं। उनकी गिरफ्तारी भी संभव है। जिस तरह से ईडी कार्रवाई कर रही है और जिस तरह से सभी चीजें चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। तो 2019 की तरफ अगर हम ले जाएं आपको, तो आपको याद होगा कि अगस्टा वेस्टलैंड का एक मामला था जिसमें 2019 लोकसभा चुनाव से पहले क्रिश्चियन मिशेल को जो अगस्टा वेस्टलैंड के मामले में आरोपित थे उनको भी लाया गया था। उनसे भी पूछताछ की गई थी, बल्कि उनको गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा जो प्रियंका वाड्रा के पति हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं रॉबर्ट वाड्रा, उनसे भी काफी दिनों तक पूछताछ ईडी ने की थी।
लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए, इसके बाद फिर वो रॉबर्ट वाड्रा को दोबारा बुलाया गया वहां पूछताछ के लिए। नहीं, अभी तक पता नहीं, आपको पता है या नहीं है, मुझे भी नहीं पता है कि क्रिश्चियन मिशेल का आखिर क्या हुआ। क्रिश्चियन मिशेल के ऊपर कोई कार्रवाई की गई, नहीं की गई, वो जेल में है, चले गए, उनको जमानत मिल गई, वो सब खबरें कभी बाहर नहीं आई कि क्रिश्चियन मिशेल के साथ उसके बाद क्या हुआ। तो जिस तरह की पॉलिटिक्स यहाँ शुरू हुई है भारत में, इससे पहले ऐसी पॉलिटिक्स नहीं देखी गई। इससे पहले भी कई मुख्यमंत्री नामजद हुए हैं, उनके खिलाफ उनको गिरफ्तार भी किया गया है। लालू यादव की गिरफ्तारी तब हुई थी जब वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन बकायदा चार्जशीट दायर हुआ था कोर्ट में, और इसके बाद जब वो चार्जशीट दायर हो गया, इसके बाद लालू यादव जी ने रिजाइन दिया, और राबड़ी देवी जी अपनी पत्नी है, उनको उन्होंने बकायदा सीएम बनाए। इसके बाद वो कोर्ट गए, उनकी गिरफ्तारी हुई, जैसे भी जो प्रोसेस था वो हुआ। उस समय किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये गलत तरीके से हुआ, या कोई दूसरा जो मतलब कोई केंद्र के इशारे पर हुआ। हालांकि उस समय केंद्र में वैसी कोई सरकार नहीं थी, जो लालू यादव के खिलाफ वाली उतनी सरकार नहीं थी। लेकिन ये चीजें हुई हैं, लेकिन उसका उनका तरीका अलग था। ये जो जिस तरीके से ये सब चीजें हो रही है, निश्चित रूप से एक शक पैदा करती हैं कि टारगेट करके एक एक अपने विरोधी दल के मुख्यमंत्रियों को इस तरह से टारगेट करना, विरोधी दल के लोगों को टारगेट करना, और खासकर उस समय जब लोकसभा या विधानसभा के चुनाव हो, ऐसे में टारगेट करके उनको रोकने की कोशिश करना, उनको एक तरह से आप बोल सकते हैं कि प्रताड़ित करने की कोशिश करना, ताकि वो चुनाव लड़ने में वो लड़ना मुश्किल हो। उनके जो आर्थिक वो हैं उसको अवरुद्ध कर देना, आर्थिक रिसोर्सेस को खत्म करने की कोशिश करना, आर्थिक रिसोर्सेस को बंद कर देना, और इस तरह से चुनाव जीतने की कोशिश करना, या मतलब चुनाव जीतने की मतलब चुनाव लड़ने का वो करना, ताकि हमारा जो प्रतिद्वंदी हो पूरी तरह से खत्म हो जाए। पिछले लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पीए के यहाँ छापा मार करके पैसे बरामद किए गए थे। लेकिन उन पैसों का क्या हुआ, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, क्या आपको पता है कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई उनके ऊपर, जो कमलनाथ जी के पीए के ऊपर जो वहाँ जो पैसे वगैरह जब्त किए गए थे। तो ये सब जो चीजें चल रही हैं संदेहजनक है, और आप संदेह करके भी क्या कर लेंगे। पहले जब 2014 से पहले ऐसा कभी होता था तो विपक्ष सवाल उठाता था, मीडिया सवाल उठाती थी, इसके बाद सरकारें उस पे गौर करती थी, या उसमें कुछ अपना कदम पीछे लेती थी, या वो चीजों को ठीक करने की कोशिश की जाती थी। अगर कहीं लगता था कि संदेहास्पद तरीके से कोई कार्रवाई हुई, तो उसके ऊपर निगाह रखी जाती थी, सरकारें उसको मानती थी, या नहीं भी माने तो उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल किया जाता था। जैसे अगर हम आपको उदाहरण देने की कोशिश करें तो उत्तर प्रदेश में एक बार जगदम्बिका पाल वाला एक कांड हुआ था, जिसमें रोमेश भंडारी वहां के राज्यपाल थे। उनपे ये आरोप लगाया गया कि रोमेश भंडारी ने गलत तरीके से जगदम्बिका पाल को वो चीफ मिनिस्टर घोषित कर दिया, और उसको विश्वास मत के दौरान ये उनको सपोर्ट करने की कोशिश की। तो रोमेश भंडारी को फिर दूसरे 2 दिन के बाद हटा दिया गया। झारखंड में ही सिप्ते रजी राज्यपाल थे, उनके ऊपर भी इस तरह के आरोप लगाए गए थे, इसके बाद सिप्ते रजी को हटा दिया गया। क्या आज ऐसा होता है? आज आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि ऐसा होगा। तो मतलब ये राजनीतिक बेशर्मी जैसा लगता है, ये एकदम एग्जैक्ट शब्द यही कि ये राजनीतिक बेशर्मी है। जब आप सवाल उठाएं तो आपकी सवाल सुनी ही नहीं जाए। सवाल उठाने वाली मीडिया पूरी तरह से एक तरफा है, जिसे आप कथित तौर से बोलते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको आप बोलते हैं, जहाँ पे स्ट्रीम ही खत्म हो गई है।
वो स्ट्रीम के साथ बहती हुई जो मीडिया है, जिसको कई लोग गोदी मीडिया बोल रहे हैं, कई लोग मोदी मीडिया भी आजकल बोल रहे हैं, तो जो वो हुँ, सवाल तो उठा नहीं रहे हैं। सवाल उठाने वाले कौन? सवाल उठाने वाले विपक्ष है। विपक्ष सवाल उठाएगी, आम जनता सवाल हुँ, उठाएगी, आम जनता सवाल हुँ, आम जनता सवाल सोशल मीडिया के थ्रू उठाएगी। जब इस हुँ, तरह के सवालों को तरजीह ही नहीं दी जाएगी, तो आप समझ सकते हैं फिर ये फेडरल डेमोक्रेसी या ये जो फेडरल हमारा जो एक पूरा स्ट्रक्चर है हुँ, डेमोक्रेसी का, उसका क्या होगा, हुँ, उसके ऊपर कितना बड़ा ये मुश्किल है। ये हालात हुँ, बहुत ज्यादा आपको मतलब हमें भी लगता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री जो है और हुँ। इसका जो फेडरल ढांचा जो है वो खतरे में। तो ये जो अभी हमने चंडीगढ़ में भी देखा कि किस तरह से वो तो खुलेआम सीसीटीवी है वहाँ पर, मतलब सीसीटीवी लगा हुआ था, वीडियो भी उसका वायरल हुआ। और ऐसे मसलों पर सुप्रीम कोर्ट हमारा सो क्यों जाता है? पता लगा डेट भी देगा वो 5-6 महीने या साल भर बाद डेट देता है, वो बाद में फैसले किस तरह सुनाता है। जैसे हमने देखा कि शिवसेना को लेकर उन्होंने फैसला किया वहाँ पर, एक कितने महीने बाद सुनवाई की और उसके बाद जो फैसला किया है। चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ खुलेआम हुआ है। इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं, तो ऐसे में कितना मुश्किल होने वाला है आने वाले समय में? मतलब क्या हम उस दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में चीन है, एक पार्टी का वर्चस्व है, रसिया है, एक पार्टी का वर्चस्व है। क्या उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं? तो फ़ायदा है क्या नरेंद्र मोदी खुद को ही राजा घोषित कर दें? क्या ये अब ये दोबारा होने वाला है क्या हमारे देश में? मेरे समझ से चीन और रशिया तो नहीं, लेकिन हम लोग पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले जो हुँ, पाकिस्तान था, हुँ, आपको याद होगा कि पाकिस्तान में सब कुछ ऐसे ही होता था। लेकिन पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट था बहुत ज्यादा हुँ, बहुत स्ट्रांग निर्णय लेता रहा है, और उसने बहुत हुँ, स्ट्रांग निर्णय लिया। लेकिन अगर हुँ, उसके उलट अगर आप भारत के सुप्रीम कोर्ट की तरफ अगर इसकी हिस्ट्री आप देखेंगे, तो हुँ, आपको कोई एक ऐसा निर्णय शायद मुझे तो याद नहीं आता है जो लिया हो और जिसके चलते केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में टकराव की नौबत आई हो। ये हुँ, एक दो एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय लिया, जैसे कोलगेट मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो उसने सभी जो निजी कोल ब्लॉक्स थे सभी को उसने निरस्त कर दिया था। वो एक बड़ा हुँ, फैसला था। और इक्का दुक्का एक दो चीजें जो जिससे मतलब केंद्र सरकार को बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। आज तक के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कभी कोई निर्णय नहीं लिया जो केंद्र सरकार के हितों से एकदम से विपरीत हो। तो हुँ, सुप्रीम कोर्ट या कोई और कोर्ट से उम्मीद करना बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आशावादिता है कि हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद रखें कि वो केंद्र सरकार के विरोध में कोई ऐसा फैसला दे दे जिससे केंद्र सरकार मुश्किल में आ जाए। तो ये तो हुँ, बहुत ज्यादा मतलब हिपोक्रेटिक मेरे को लगता है। ये बहुत ही ज्यादा काल्पनिक टाइप की बात है अगर हम ऐसा सोचते हैं तो। हुँ, और दूसरी हुँ, बात ये है कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके ये 100 और लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। जैसे अभी कुछ दिन पहले हुँ, अरविंद केजरीवाल ने भी एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार में बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, हमारे हुँ, विधायकों को धमकाया जा रहा है। हुँ, तो अब अ, जैसे अरविंद केजरीवाल को अब तक ये लग रहा होगा कि भाई मैं तो सीएम हूँ, मेरे को तुरंत गिरफ्तार कैसे किया जा सकता है। तो उनको ये बताने हुँ, के लिए भी कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया कि नहीं, ऐसा कर सकता हूँ, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। अरविंद हुँ, केजरीवाल के साथ सीन ये है कि दिल्ली से बीजेपी को प्रॉब्लम नहीं है। बीजेपी को हुँ, प्रॉब्लम ये है कि अगर ये गुजरात में हावी हो गया तो हुँ, उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। तो हुँ, अब वो जैसे ये कहावत होते हैं हम लोग के यहाँ कि कौवा मार के टांगना, हुँ, एक कौवे को मार करके टांग दे तो कोई कौवा नहीं आता है। तो इसी तरह से ये जो हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी है, ये कौवा मार के टांग रहे हैं ये लोग ईडी के सहारे हुँ, केंद्र सरकार हुँ, सभी लोगों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं या सीधे सीधे डरा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि सबकी हुँ, गिरफ्तारी हो सकती है। हुँ, आप देखिए कि जिस तरह से ईडी यहाँ पे ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है,
मतलब हो सकता है इनके ऊपर चार्ज सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। इसमें कोई अभी बहस नहीं की जा सकती है कि इनके ऊपर जो लगाएगा आरोप कैसे हैं, मतलब उसकी स्थिति कैसी है, इसका बुनियाद क्या है, इस पे चर्चा करने के बजाय अगर हम देखें तो ईडी कार्रवाई कर रही है, ठीक है, हम इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं कि भाई ईडी अपना काम करे। लेकिन यही ईडी छगन भुजबल के खिलाफ जब केस को वापस लेती है ये बोल करके कि इनकी फाइल खो गई, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। ये तो कोई बात ही नहीं होती कि कल के कोई मर्डरर हो और ये पुलिस वाला थानेदार ये बोल दे कोर्ट में कि इसकी फाइल गुम गई, इसको छोड़ दो, ये तो मर्डरर नहीं है, कातिल नहीं है। या और जो दूसरे लोग हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई ईडी नहीं कर रही है जो भाजपा में शामिल हो गए। तो ऐसी चीजें हैं तो ईडी के ऊपर संदेह पैदा करती है। और सबसे बड़ा उदाहरण जो आपको मैं दे रहा हूँ ईडी की कार्रवाई का, ईडी ने तमिलनाडु के 2 किसानों को सम्मन भेजा था, नवंबर की बात है ये। उन 2 किसानों को सम्मन भेजा जिनके अकाउंट में 450 रुपए, एक के अकाउंट में था, दूसरे के नाम थोड़ा सा टेढ़ा है इसलिए मेरे को याद नहीं है उन दोनों किसानों का। लेकिन वो दोनों किसानों के अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे कि वो पूछताछ के लिए उनको सम्मन दे करके बुलाया गया था दिल्ली। दिल्ली जाने का किराया नहीं था उनके पास। और अंत में ये बात सामने आई कि कोई किसी भाजपा नेता के साथ उसका जमीन का विवाद चल रहा था, इसलिए ईडी ने नोटिस डाल दिया। तो इस तरह से ईडी नोटिस भेज रही है, इस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही है। तो अगर हेमंत सोरेन हो सकता है गलत भी हो, अरविंद केजरीवाल गलत भी हो सकता है कि भूपेश बघेल भी गलत हो, लेकिन आपका ये जो शैली है काम करने का, जो तरीका है, ये बिल्कुल गलत है। और अगर आप सही, अगर आपका तरीका सही होता, अगर आप बिल्कुल सही तरीके से आपने कार्रवाई की होती, तो न तो आज हेमंत सोरेन की कार्रवाई पर कोई उंगली उठाता, न तो अरविंद केजरीवाल पर आप कार्रवाई करेंगे तो उस समय कोई सवाल उठाता। इनका ट्रैक गलत है, इनका तरीका गलत है। ये चुन चुन करके ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं कि जो विपक्ष का नेता है या इंडिया गठबंधन का बड़ा अलायंस बन सकता है, ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ क्या पट्टी पढ़ा है नीतीश कुमार को ये तो नहीं पता, लेकिन इतना ये है कि कुछ न कुछ तो हुआ होगा। नीतीश कुमार बिना बात के ऐसे अगर इधर से उधर चले गए, हो सकता है उनको भी ईडी उडी का धमकी दी गई हो। तो क्या ये जो फर्क पड़ेगा, ये जो आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वो बड़े ही आदिवासी समाज के नेता हैं, हेमंत सोरेन, पूरा उनका काफी संघर्ष रहा है उनके उनके पिताजी का खास तौर पर। तो क्या वहाँ पे जो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और झारखंड तो है ही जो है, आदिवासी समाज में कोई फर्क पड़ेगा? आपको लगता है ऐसा? क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क लिया है बीजेपी ने। जी बिल्कुल रिस्क लिया है, इसका फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन इसके लिए ये भी जरूरी है कि जो विपक्षी गठबंधन है, विपक्ष के लोग हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनको तो अब संभलना चाहिए और उनको एकजुट होना चाहिए, पहले बात। दूसरे नंबर की बात यह है कि इनके जो चीजें हैं, जो ये इन्होंने ढिंढोरा पीटा कि हमने राष्ट्रपति महिला को एक आदिवासी महिला को हमने राष्ट्रपति बना दिया, हम आदिवासी के हित चिंतक है, उनको वो करने के लिए इनको हेमंत सोरेन और जो दूसरी चीजें हैं उन सब चीजों को जनता तक ले जाना होगा। आदिवासी सॉरी आदिवासी जनता को ये समझाना पड़ेगा कि इनका कथनी ये है, करनी ये है, ये सिंबल कुछ और दिखाते हैं, करते कुछ और है। ये सब चीजों को जनता तक ले जाना पड़ेगा, खास करके आदिवासी जनता तक ले जाना पड़ेगा। आदिवासी सीट बहुत मतलब वो रखता है, उसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंसी भी है। एक 65 या 70 सीट हैं जहाँ पे आदिवासी समुदाय का दखल होता है, और ये बहुत बड़ा वो है। सब अगर विपक्षी गठबंधन के लोग हैं, जो विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं, वो जाकर के आदिवासियों तक समझा सकें, इस बात को बता सकें कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं। और कुछ देर पहले ही हेमंत सोरेन ने ही एक एफआईआर दर्ज करवाई है ईडी के अधिकारियों के खिलाफ, एट्रोसिटी एक्ट के तहत। अब ये भी चीज है। तो इन सब चीजों को करने के लिए, इन सब चीजों को बताने के लिए और विपक्ष में एकता लाने के लिए भी
काम करना हुँ, पड़ेगा, काम तो विपक्ष को ही करना पड़ेगा। अब जिम्मेदारी विपक्ष की है कि वो कैसे फेडरलिज्म को बचाए, डेमोक्रेसी को बचाए, कैसे देश में जो छिन्न भिन्न होती जो व्यवस्था है, एक तरह हुँ, से ये अनार्की है, अराजकता है कि आप हुँ, किसी को भी पकड़ के अंदर कर दे रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री है, कोई संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, कुछ भी है। हुँ, तो मतलब संविधान में इसकी भी वो एक नियम बने हुए हैं कि आप कब किसको कैसे अरेस्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सबका तरीका है, पूछताछ का तरीका है। आप पीएमएलए कानून को सीधा ईडी को ट्रांसफर कर दिया और अब उसको इतनी ज्यादा शक्तियां दे दी कि अब वो रोके नहीं रुक रही है। हुँ, मतलब ऐसी इसी तरह का एक एक्ट यूपीए गवर्नमेंट लाई थी, एनआईए। हुँ, एनआईए में जब एनआईए के थ्रू एनआईए को शक्तियां दी जा रही थी और ये कहा गया था कि भाई कोई भी कानून व्यवस्था का मामला एनआईए अपने खुद से हैंडल कर सकता है। तो यही हुँ, भाजपा के लोगों ने, यही नरेंद्र मोदी ने, यही अमित शाह ने उसका विरोध किया था कि ये फेडरलिज्म के खिलाफ है। हुँ, अब आज वो ईडी वही चीजें कर रही है, वही सब कुछ कर रही है। एनआईए तो उनके पास है ही। भीमा हुँ, कोरेगांव का महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो केस था, एनआईए ने ले लिया था। अब तो हुँ, आपके घर में चोरी हो जाएगी तो भी वो केस एनआईए ले सकती है। आपका अगर किसी से किसी भाजपा नेता से झगड़ा हो गया तो ईडी का सम्मन आपको भी आ सकता है। इसके लिए हर हुँ। आदमी तैयार है।